हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं एक ब्रांड न्यू सीरीज शुरू कर रहा हूं हमारे प्यारे गुजरात के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, उनकी रिक्वेस्ट पर। गुजरात पीएससी का जो एग्ज़ाम है उसमें क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो उनके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की एक सीरीज़ है। इसमें मैं कोशिश करूंगा जीएस और करंट अफेयर दोनों कवर कराऊं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये है सेट नंबर 1। हम जब भी करंट अफेयर कवर करते हैं, आप जानते हैं स्टडी आईक्यू की क्वालिटी क्या होती है। हम काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करते हैं, तो आपको पूरा ध्यान देना होगा। मैं आपको यह भी याद दिला दूं, हमारे स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं। गुजरात पीएससी एग्ज़ाम, जीपीएससी, गुजरात एसएससी, गुजरात का एक जीके का अलग से भी कोर्स आता है, और गुजरात टीईटी। अगर आप इनमें से कोई भी कोर्स खरीदना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट तुरंत विजिट करें studyIQ.com, या फिर आप हमारा मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डलवा दिया है। इन कोर्सेज में आपको पूरा कोर्स वीडियोस के रूप में मिलेगा, साथ ही साथ आपको क्विज मिलेंगे, असेसमेंट मिलेगा, पीडीएफ मिलेंगे। तो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, लेकिन ये सिर्फ सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए हैं। सीरियस एस्पिरेंट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सेल्फ प्रिपरेटरी कोर्स जो होते हैं वो हाईली मोटिवेटेड स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। ये उनके लिए हैं जो वास्तव में जिनका ड्रीम है ये करियर, और जो इसके लिए मेहनत करने को भी तैयार हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कोर्स हमारे पसंद आएंगे। चलिए शुरू करते हैं अब वीडियो। सबसे पहला सवाल है, गुजरात की जो सरकार है उन्होंने अपनी नई सोलर पावर पॉलिसी 2021 अनाउंस करी है, तो ये कितने सालों तक लागू रहेगी? गुजरात सोलर पावर पॉलिसी, याद रखिए ये पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ प्रीलिम्स के लिए बल्कि मेंस के लिए भी। और 5 साल के लिए पॉलिसी ये अनाउंस की गई है। इसका टारगेट कितना है? इसका टारगेट ये है, बेसिकली गुजरात सरकार का टारगेट ये है कि 30,000 मेगावाट ग्रीन एनर्जी बनाई जाएगी 2022 तक, जिसमें मेनली होगी विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी। तो गुजरात सरकार का लक्ष्य कितना है? सबसे पहले यह याद रखना है, 30,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी या ग्रीन एनर्जी बनानी है 2022 तक, राइट। और गुजरात में ऑलरेडी 11,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल की जा चुकी है। अब यह सोलर पॉलिसी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें कोई भी आम आदमी, यानी किसी का भी अपना घर है, रेजिडेंस है, वो उसमें ऊपर छत के ऊपर सोलर पावर प्लांट छोटा सा लगा सकता है, जिन्हें बोलते हैं रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट। और उसमें जो भी बिजली बनती है वो सरकार उनसे खरीदेगी। कितने में खरीदेगी? 2.25 रुपीज़ पर यूनिट, 2.25, ₹2.25 पर यूनिट के हिसाब से 5 साल तक उनसे खरीदेगी, इस नई सोलर पावर पॉलिसी के हिसाब से। और कोई लिमिट नहीं है, सबसे बड़ी बात, आप जितना मर्जी सोलर पावर प्लांट लगाइए, जितना मर्जी सोलर एनर्जी बनाइए, कोई लिमिट नहीं है। तो सबसे बड़ी जो चीज़ है, गुजरात में सोलर पावर जनरेशन के ऊपर जो पहले हाउस होल्ड्स पे या कंपनीज के ऊपर लिमिट थी, वो पूरी तरह से हटा ली गई है, राइट। तो सबसे बड़ा फायदा तो ये है। दूसरा ये कि एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता था कंपनीज को। सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये जो भी डेवलपर है, जो भी सोलर पावर प्लांट लगा रहा है, जो भी डेवलपर है, उसे पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, जिन्हें डिस्कॉम बोलते हैं, उनको सिक्योरिटी देना पड़ता था 25 लाख रुपए पर मेगावाट। अब इसको कम करके सिर्फ 5 लाख रुपए पर मेगावाट कर दिया है। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट 25 लाख पर मेगावाट से कम होके अब सिर्फ 5 लाख रुपए पर मेगावाट हो गया है, राइट। और पहले जो कैप थी वो कितनी थी? पहले लिमिट कितनी थी? आप सिर्फ 50% ऑफ द सैंक्शनड लोड, 50% ऑफ द सैंक्शनड लोड या कॉन्ट्रैक्टेड डिमांड ही उतनी प्रोड्यूस कर सकते थे, लेकिन अब पूरी लिमिट इस पे हटा ली गई है। तो विजय रूपानी जो है मुख्यमंत्री गुजरात के, उन्होंने इसको अनाउंस किया और उन्होंने कहा कि इस पॉलिसी के अब आने से, इस पॉलिसी वैसे तो ये 5 साल के लिए है, लेकिन जो भी इसके बेनिफिट अनाउंस करे हैं वो 25 साल तक रहेंगे, ठीक है। पॉलिसी 5 साल के लिए है, और इस पॉलिसी के आने से अब सोलर पावर एक नए लेवल पे चला जाएगा गुजरात में, ऐसा मुख्यमंत्री जी का कहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक सवाल यह भी आ सकता है कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनका सोलर पावर का टारगेट कितना है? तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है 175 गीगावाट 2022 तक, और इस 175 गीगावाट में से सोलर पावर का टारगेट है 100 गीगावाट 2022 तक, और विंड एनर्जी का टारगेट है 60 गीगावाट 2022 तक। तो सोलर पावर का पूछें तो 100, रिन्यूएबल एनर्जी का पूछें तो 175।
इतना ही नहीं, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का एक टारगेट और भी है, 450 गीगावाट 2030 तक। हमें 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बनानी है 2030 तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने गुजरात में एक नया एम्स बना है, उसकी नींव रखी, उसका फाउंडेशन स्टोन रखा। तो गुजरात में एम्स जो है वो कहाँ बन रहा है? प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत भारत में कई एम्स बन रहे हैं, तो उनमें गुजरात में जो बन रहा है वो बन रहा है राजकोट में। तो आंसर है राजकोट। और एम्स के डायरेक्टर कौन है? रणदीप गुलेरिया। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, ये पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, यानी फेफड़ों के डॉक्टर हैं। माधव सिंह सोलंकी, इनका निधन हो गया, इनकी डेथ हो गई। ये गुजरात के पूर्व चीफ मिनिस्टर थे। तो आपको बताना है कि ये कितनी बार मुख्यमंत्री थे गुजरात के। तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये 4 बार, 4 टाइम्स चीफ मिनिस्टर थे। ठीक है, कांग्रेस पार्टी के थे। और ये इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर भी थे, विदेश मंत्री भी थे। राइट, कहाँ से थे ये बोरसाद टाउन है आनंद डिस्ट्रिक्ट में, ये वहां से थे। बोरसाद टाउन इन आनंद डिस्ट्रिक्ट, लेकिन ये गांधीनगर में रहते थे, बट ओरिजिनली ये आनंद डिस्ट्रिक्ट से थे। गुजरात की सरकार ने डिसाइड करा है कि वो एक नया बागसरा प्रांत बनाएंगे। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में बनाएंगे? बागसरा प्रांत नया बना है, और ये लागू हो गया था 26 जनवरी 2021 से। तो ये बना है अमरेली डिस्ट्रिक्ट में, अमरेली डिस्ट्रिक्ट। और इस प्रांत में 2 तालुका आएंगे। कौन कौन से? एक तो है बागसरा तालुका और दूसरा है वाडिया तालुका। तो एक नया प्रांत। और जब छोटे छोटे प्रांत बनते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस हो जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाना आसान होता है, शासन करना, गवर्नेंस में आसानी होती है, इसीलिए डिस्ट्रिक्ट भी बनाए जाते हैं। और गुजरात में 33 डिस्ट्रिक्ट हैं आज की तारीख में। और जो गुजरात में जो नए डिस्ट्रिक्ट बने थे वो कब बने थे? और गुजरात जब बना था तो गुजरात में कितने डिस्ट्रिक्ट थे? देखिए, अगर आप जीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हर चीज़ आपको बहुत डेप्थ में पढ़नी है। ठीक है, सुपरफिशियल नॉलेज से काम नहीं चलेगा। और डेप्थ में पढ़ने का मतलब ये होता है कि आप करंट और स्टैटिक को मिक्स करके पढ़ें। राइट, तो आपको पता होने चाहिए ये चीज़ें। जब गुजरात बना था 1960 में, तो गुजरात में 17 डिस्ट्रिक्ट थे। और आज कितने हैं? आज हैं 33। गुजरात का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है कच्छ, और सबसे छोटा है डैंग। ये मैं एरिया के हिसाब से बता रहा हूं। और पॉपुलेशन के हिसाब से अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट सबसे बड़ा है और कच्छ सबसे छोटा है पॉपुलेशन के हिसाब से। और 251 तालुका हैं। तालुका मतलब सब डिवीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। और जो नए डिस्ट्रिक्ट बने थे वो कौन कौन से बने थे? सबसे नया डिस्ट्रिक्ट कौन सा बना था? एक्चुअली 15 अगस्त जो हमारा इंडिपेंडेंस डे है 2013, गुजरात में 7 नए डिस्ट्रिक्ट बने थे एक ही दिन। तो ये कौन कौन से हैं इनके बारे में मैं आपको फटाफट बता देता हूं। सबसे पहले अरावली डिस्ट्रिक्ट बना था। अरावली डिस्ट्रिक्ट किससे अलग होकर बना था ये भी याद रखना है, साबरकांठा। राइट, दूसरा बोटाड। तो बोटाड जो है ये अहमदाबाद और भावनगर के कुछ एरिया से अलग होकर बना था, मतलब इसमें कुछ हिस्सा अहमदाबाद का है और कुछ भावनगर का है। फिर छोटा उदयपुर, छोटा उदयपुर वडोदरा से अलग होकर बना था। उसके बाद द्वारका डिस्ट्रिक्ट, देवभूमि द्वारका, जो जामनगर से अलग होकर बना था। फाइनली महिसागर डिस्ट्रिक्ट, जो खेड़ा और पंचमहल से अलग होकर बना था। मोरबी, मोरबी में राजकोट, सुरेंद्रनगर और जामनगर के कुछ हिस्से थे, इनसे अलग होकर बना था। और गिर सोमनाथ, तो गिर सोमनाथ जूनागढ़ से अलग होकर बना था। तो ये 7 डिस्ट्रिक्ट बने थे 15 अगस्त 2013 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुजरात ने अभी अभी 91 यानी 91वां K9 वज्र टी गन ये लॉन्च किया। तो आपको बताना है ये जो गन है ये कौन सी कंपनी ने बनाया है। बेसिकली ये तोप है, ये आर्टिलरी है एक तरह का। राइट, तो इसको लार्सन टूब्रो कंपनी बना रही है। और K9 वज्र जो ये गन बन रही हैं ये कहाँ पर बन रही हैं? तो इसकी जो फैक्ट्री है वो है हजीरा में, और हजीरा सूरत डिस्ट्रिक्ट में आता है। हजीरा इज इन सूरत डिस्ट्रिक्ट। लार्सन एंड टूब्रो जो कंपनी है बहुत बड़ी कंपनी है, ये शिपयार्ड भी है, जहाज भी बनाती है, और लार्सन टूब्रो ब्रिज वगैरह भी बनाती है। इनफैक्ट अभी भारत का सबसे लंबा जो ब्रिज बन रहा है, सड़क वाला ब्रिज, तो वो धुबरी को जोड़ेगा असम के फुलबारी से। तो धुबरी कहाँ है? असम में है, और फुलबारी मेघालय में है। ये भारत का सबसे लंबा रोड ब्रिज होगा, इसको भी लार्सन टूब्रो बना रही है। गुजरात की जो सरकार है उन्होंने वो कौन सा अभियान हर साल चलाती है जिसमें जब पतंग उड़ाने वाला फेस्टिवल आता है, काइट फेस्टिवल, उसके दौरान जो पक्षी हैं, बर्ड्स हैं,
जो पतंग का जो मांझा होता है, जैसे पतंग आपने देखी होगी, उड़ाई भी होगी, पतंग का जो मांझा होता है, इससे टकरा के जो पक्षी हैं वो कट जाते हैं या उनकी डेथ हो जाती है, तो उनकी मदद करने के लिए, तो याद रखिए इस अभियान का नाम है करुणा। तो करुणा अभियान हर साल चलाया जाता है। आप जानते ही हैं गुजरात में कितनी ज़्यादा पतंग उड़ाई जाती हैं। उत्तरायण जो फेस्टिवल होता है, जिसे पूरे भारत में मकर संक्रांति बोलते हैं, 14 जनवरी के दिन, इनफैक्ट उत्तरायण के जो अगले 2 दिन होते हैं जिसे हम वासी उत्तरायण बोलते हैं, तो उस दिन भी पतंग बहुत ज़्यादा उड़ाई जाती हैं, लेकिन पतंग उड़ाने से जो पक्षी हैं उन पे एक दुष्प्रभाव इसका पड़ता है। तो करुणा अभियान जो है हर साल चलाया जाता है। गुजरात की सरकार का एक बिजनेस एक्सेलरेटर प्रोग्राम है जिसका नाम है आई हब। बिजनेस एक्सेलरेटर मतलब क्या होता है? इनक्यूबेशन बोलते हैं इसे। बेसिकली जो स्टार्टअप्स होते हैं, स्टार्टअप मतलब जो नए बिजनेस होते हैं, इनको हेल्प चाहिए होती है, इनको लोन चाहिए होते हैं, मेंटरशिप चाहिए होती है, नॉलेज चाहिए होती है, तो वो सरकार इन इनक्यूबेटर्स में प्रोवाइड करती है। ऐसा ही गुजरात सरकार का एक्सेलरेटर या इनक्यूबेटर है जिसको आई हब बोलते हैं। इसने वी हब के साथ पार्टनरशिप करी है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए। तो आपको बताना है जो वी हब है ये कौन सी सरकार का है, कौन से राज्य का है ये। जैसे गुजरात का आई हब है, वैसे ही तेलंगाना सरकार का वी हब है। तो आंसर है तेलंगाना। और इनका टारगेट ये है कि ये लगभग 250 के आसपास जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको सिलेक्ट करेंगे और फिर उनको ट्रेन करेंगे। पहले 250 को, फिर उनमें से 20 फाइनली शॉर्टलिस्ट होंगे इस प्रोग्राम के लिए। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये कि आई हब प्रोग्राम गुजरात सरकार का है बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने कितनी ट्रेन हैं जो भारत के विभिन्न हिस्सों से केवड़िया में जाएंगी उनको हरी झंडी दिखाई? देखो केवड़िया अब जो है, अब ये वो पुराने वाला केवड़िया गांव नहीं रहा, अब बहुत कुछ है केवड़िया में। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सबको पता है, उसी के पास सरदार सरोवर डैम सबको पता है, लेकिन बेसिकली केवड़िया जो है ये नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में आता है और नर्मदा नदी पे बहुत सारी चीज़ें देखने को हैं। यहाँ पे इनफैक्ट प्रॉपर केवड़िया टूरिज्म सर्किट भी बना है, राइट। और अभी 8 नई ट्रेन चलाई गई हैं जो सीधे केवड़िया तक आपको पहुंचा देंगी अलग अलग जगह से। जैसे दिल्ली से भी चली है केवड़िया हज़रत निज़ामुद्दीन एक्सप्रेस, जो हज़रत निज़ामुद्दीन है रेलवे स्टेशन दिल्ली में, वहाँ से केवड़िया तक डायरेक्ट ट्रेन है। फिर केवड़िया से अहमदाबाद तक है जन शताब्दी, और एक संपर्क क्रांति वो ट्रेन का नाम है जो निज़ामुद्दीन तक चलती है दिल्ली। केवड़िया से रेवा तक है, केवड़िया से चेन्नई, केवड़िया से प्रतापनगर, केवड़िया से वाराणसी, केवड़िया से दादर और केवड़िया से अहमदाबाद। तो ये 8 नई ट्रेन डायरेक्ट चलाई गई हैं जिससे लोग केवड़िया में पर्यटन का आनंद ले सकें। तो केवड़िया में क्या क्या है, मतलब अगर आप केवड़िया में जाएंगे तो आप क्या मतलब देख सकते हैं वहाँ पे? देखो सबसे पहले तो जो चीज़ आपको देखनी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखना है, उसमें तो कोई शक नहीं है। और सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क भी आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2-3 चीज़ें लिख देता हूँ जो इंपॉर्टेंट हैं। सरदार पटेल चिड़ियाघर यानी जूलॉजिकल पार्क देख सकते हैं, जंगल सफारी आप कर सकते हैं यहाँ पर, और 1100 से ज़्यादा बर्ड्स और एनिमल्स हैं सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क में। एवियरी है, पक्षी, अगर आप बर्ड वॉचर हैं या ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं, रिसर्च करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और दुनिया का पहला बच्चों के लिए जो न्यूट्रिशन पार्क है वो भी यहाँ पे बना है। सो चिल्ड्रंस न्यूट्रिशनल पार्क भी आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, चिल्ड्रंस न्यूट्रिशन पार्क। उसके बाद यहाँ पे बेसिकली सरदार सरोवर डैम है ही, तो जो रोड जाती है एकता द्वार से सरदार सरोवर डैम तक उसको काफ़ी कलरफुल बनाया गया है, लाइट्स वगैरह लगाई गई हैं, बहुत खूबसूरत है। रिवर फ्रंट एंजॉय कर सकते हैं जो वैली ऑफ फ्लावर पार्किंग से स्टार्ट होता है, तो रिवर फ्रंट भी आप वहाँ पे साइकिल वगैरह चला सकते हैं। बच्चों के लिए बाइसिकल वगैरह चलाने का काफ़ी अच्छा प्रबंध है वहाँ पे। गार्डन है तो वहाँ पे कैक्टस गार्डन है जो आप देख सकते हैं, कैक्टस गार्डन। आरोग्य वन आप वहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे बॉडी मसाज वगैरह की फैसिलिटी हैं, शिरोधारा, शिरोवस्ती वगैरह कई तरह के मसाज हैं, अभ्यंगम वगैरह ये सब आप देख सकते हैं। एकता क्रूज़ चलता है यहाँ पे, आप क्रूज़ का मज़ा ले सकते हैं। एकता क्रूज़ ये श्रेष्ठ भारत भवन से लेके स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक चलता है फेरी सर्विस जिसका नाम है एकता क्रूज़। और सरदार सरोवर डैम पे जो लाइटिंग है उसको भी आप एंजॉय कर सकते हैं। तो ये बहुत कुछ है यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 8। गुजरात की सरकार ने जो ड्रैगन फ्रूट होता है उसका नाम पलट दिया है, उसका नाम अब क्या रख दिया है? ड्रैगन फ्रूट जो है
इसका नाम अब कमलम रख दिया है सरकार ने, क्योंकि इनका कहना है कि ये कमल यानी एक लोटस कमल के फूल जैसा दिखता है, ड्रैगन फ्रूट। तो गुजरात सरकार अब से इसे कमलम कहा करेगी। गुजरात में हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन यानी बागायत विकास मिशन चल रहा है। बागायत विकास मतलब हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट। हॉर्टिकल्चर बोलते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उगाने को, बागवानी खेती भी बोलते हैं इसे, फ्रूट्स और वेजिटेबल, और कई बार फ्लोरिकल्चर यानी फ्लावर की कल्टीवेशन भी हम हॉर्टिकल्चर में काउंट करते हैं। तो गुजरात के मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन शुरू करा है। इसमें सरकार की वो जमीन जो वेस्ट है, बंजर भूमि या वेस्ट लैंड, मतलब जिस पे कोई काम नहीं हो रहा, राइट, तो सरकार के पास नॉन कल्टिवेटेड लैंड जो हैं 50,000 से ज़्यादा हैं, तो अब सरकार इनको किराए पे देगी, किराए पे देगी किसानों को, जिससे किसान इसके ऊपर मेडिसिनल प्लांट्स यानी औषधीय पौधे जैसे तुलसी है, बेजल बोलते हैं जिसे, अश्वगंधा वगैरह, इनको मेडिसिनल प्लांट्स बोलते हैं, या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ग्रो कर सकें। तो कितने साल के लिए सरकार किराए पे देगी किसानों को? तो ये 30 साल के लिए देगी। 30 ईयर्स के लिए किसानों को किराए पे दिए जाएंगे। और आपको बता दूं कि जो भी जमीन किराए पे दी जाएगी उसके लिए एक पोर्टल बनाया गया है जिससे इस पूरे प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी रहे। इस पोर्टल का नाम है आई खेदूत पोर्टल। आई खेदूत पोर्टल गुजरात सरकार का पोर्टल है जिसमें वो ऐसी वेस्ट लैंड जो है किसानों को किराए पे देगी, तो उसके लिए आई खेदूत पोर्टल है। और ये कहाँ पे है ये ज़मीन जो किराए पे देगी? ये कच्छ में है। तो मैं आपको बता देता हूँ मेन कहाँ पे है ये ज़मीन। कच्छ में है, फिर सुरेंद्र नगर में है, पाटन में है, साबरकांठा और बानसकांठा। फर्स्ट फेज में ये 5 जगह पे मिशन ये चलाया जा रहा है, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन। कच्छ, सुरेंद्र नगर, पाटन, साबरकांठा और बानसकांठा। अभी अभी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स आया भारत सरकार का 2020 के लिए, लेकिन आया 2021 में। इसमें अहमदाबाद की रैंक क्या थी? देखिए, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स ये बताता है कि भारत का कौन सा शहर कितना रहने लायक है, यानी ईज ऑफ लिवेबिलिटी, रहने में सहजता कहाँ पे है। तो इसमें जो शहर हैं उन्हें 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा, एक बड़े शहर और एक छोटे शहर। बड़े शहर वो हैं जिनकी जो आबादी है 10 लाख से ज़्यादा है, और जो छोटे शहर हैं वो हैं जिनकी आबादी 10 लाख से कम है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं भारत का सबसे अच्छा रहने लायक शहर है बेंगलोर, और अहमदाबाद तीसरे नंबर पे रहा। ठीक है, तीसरे नंबर पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 3rd। तो मैं आपको सारे शहर बता देता हूँ गुजरात के, बड़े और छोटे दोनों में रहने लायक। पहले हम देखते हैं बड़े शहर, ठीक है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में। तो अहमदाबाद तीसरे नंबर पे रहा, सूरत 5वें नंबर पे रहा, वडोदरा 8वें नंबर पे और राजकोट 20वें नंबर पे। यानी टॉप 10 जो भारत के रहने लायक शहर हैं उनमें 3 गुजरात में हैं, अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा, बड़े शहरों में। अब छोटे शहरों की बात करते हैं, बिलो 1 मिलियन। तो इनमें सबसे अच्छा रहने लायक शहर है गांधीनगर गुजरात में, 7वें नंबर पे है इंडिया में, और दाहोद 51st पोजीशन पे है। यानी टॉप 50 में गुजरात का बस एक ही छोटा शहर है जो सबसे ज़्यादा रहने लायक है, वो है कैपिटल गांधीनगर, जो कि अमित शाह की कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है, जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं। एक इंडेक्स और आया है, म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये भी हमारी केंद्र सरकार का है। इसके हिसाब से सूरत की क्या रैंक है म्युनिसिपल परफॉर्मेंस में? म्युनिसिपल परफॉर्मेंस मतलब किस शहर का नगर निगम कितना अच्छा काम करता है उसमें। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, म्युनिसिपल परफॉर्मेंस सबसे अच्छा इंदौर का है, दूसरे नंबर पे सूरत का है। तो सूरत की जो रैंक है वो है 2nd ऑल ओवर इंडिया बड़े शहरों में। छोटे शहरों की अगर मैं बात करूं तो गांधीनगर तीसरे नंबर पे है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, सूरत दूसरे नंबर पे रहा, अहमदाबाद 6ठे नंबर पे, वडोदरा 10th और राजकोट 15 बड़े शहरों में अब 1 मिलियन म्युनिसिपल परफॉर्मेंस में। और म्युनिसिपल परफॉर्मेंस में छोटे जो शहर हैं जिनकी आबादी 10 लाख से कम है, उसमें गांधीनगर 3rd नंबर पे और दाहोद 45वें नंबर पे रहा। क्लियर? तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद करनी है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का इंडेक्स है, इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गुजरात की सरकार ने एमओयू साइन करा है अदानी पोर्ट और एसईजेड लिमिटेड के साथ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड। ये पूरे भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाएंगे दोनों मिलकर, गुजरात सरकार अदानी के साथ मिलकर। कहां पे लगाएंगे ये? इसमें 50,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। तो याद रखिए, ये लगेगा सानंद में, और सानंद जो है ये अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, ये 1450 एकड़ में बनेगा। ये भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क होगा। यहाँ पे एयर कार्गो होगा, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, कार्गो एयरक्राफ्ट होंगे, रोड कनेक्टिविटी होगी, सब कुछ होगा। और ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का पार्ट होगा जो गुजरात से होके जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे 25,000 लोगों को नौकरी मिलेगी।
गुजरात की इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में क्या रैंक आई थी? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो है ये टाटा ट्रस्ट रिलीज करता है और ये इंडेक्स ये बताता है कि भारत के किस राज्य में जस्टिस डिलीवरी कितना अच्छा है, यानी लोगों को न्याय मिलता भी है नहीं मिलता है, तो जस्टिस देने के मामले में सबसे अच्छा कौन सा है। तो याद रखिए इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में सबसे अच्छा राज्य है महाराष्ट्र। ठीक है, ये जो है यहाँ ये लेटेस्ट रैंक है और इसमें आप गुजरात को यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो गुजरात जो है इसमें 6th नंबर पे रहा। महाराष्ट्र बेस्ट राज्य है भारत का जस्टिस डिलीवरी के मामले में, और छोटे राज्यों की बात करें तो त्रिपुरा भारत का बेस्ट राज्य रहा 2020 में। अब बात करते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण की। तो स्वच्छ सर्वेक्षण में पूरे भारत में इंदौर सबसे साफ है, सूरत दूसरे नंबर पे है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सूरत की जो रैंक है वो 2nd है। इसके अलावा स्टेट की रैंक देखते हैं, गुजरात कौन से नंबर पे रहा। तो इसमें स्टेट्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक वो स्टेट हैं जो रिलेटिवली छोटे हैं, जिनमें 100 अर्बन लोकल बॉडी से कम है, लेकिन गुजरात ऑब्वियसली बहुत बड़ा राज्य है, तो 100 अर्बन लोकल बॉडी से ज्यादा वाले कैटेगरी में है, तो गुजरात 4th नंबर पे रहा। छत्तीसगढ़ बेस्ट है बड़े राज्यों में, छोटे राज्यों में झारखंड नंबर 1 रहा। ठीक है, लेकिन बड़े राज्यों में गुजरात नंबर 4 पे रहा। उसके बाद 1 से 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों में क्या गुजरात का कोई शहर है जो बेस्ट रहा? तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे रैंकिंग, यहाँ पे अंबिकापुर, मैसूर, नई दिल्ली, चंद्रपुर, खारगोन, तिरुपति, जमशेदपुर, गांधीनगर। सो गांधीनगर टॉप 10 में एक ही रहा। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, गांधीनगर नंबर 8 पे रहा। फिर जामनगर 28वें नंबर पे, भावनगर 42, आनंद 69, वापी 73, गोधरा 77, गांधीधाम 98, पोरबंदर 100। तो ये बस आप टॉप 100 तक के आप रिमेंबर कर सकते हैं, वरना सिर्फ टॉप 3। तो 1 से 10 लाख तक की आबादी में गुजरात के सबसे साफ शहर हैं गांधीनगर, यानी 1 से 10 लाख तक की ये कैटेगरी इंपॉर्टेंट है, राइट? क्योंकि ओवरऑल तो सूरत बेस्ट है, लेकिन सूरत नंबर 2 पे है, लेकिन वो बड़े शहरों में है। तो गांधीनगर, जामनगर, भावनगर नंबर 8, 28 और 42। उसके बाद भारत का सबसे क्लीनेस्ट शहर जिसकी आबादी 1 लाख से ज्यादा है, तो ये अवार्ड मिला, नंबर 2 पे रहा सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इंदौर के बाद। उसके बाद नंबर 1 भारत का सबसे साफ बड़ा शहर, मेगा सिटी का मतलब है जिसकी आबादी 40 लाख से ज्यादा है, तो वो है अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, अहमदाबाद गुजरात। फिर एक और प्राइज मिला नंबर 1 पे, बेस्ट स्टेट कैपिटल इन इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, यानी साफ सफाई रखने के लिए इनोवेशन का इस्तेमाल करना, तो नंबर 1 पे रहा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ गांधीनगर। गुजरात जो है राज्य टाटा ग्रुप के साथ मिलकर इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल, यानी कि भारतीय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल, हिंदी में बोलते हैं भारतीय कौशल संस्थान, बनाएगा। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल गुजरात में कहां पे बनेगा? याद रखिए ये गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट में बनेगा, गांधीनगर कैपिटल ऑफ गुजरात। गांधीनगर में भी पूछें कहां बनेगा, तो ये एक गांव है जिसका नाम है नासमेड। ये अहमदाबाद से लगभग 20 किलोमीटर है और 20 एकड़ जमीन पे ये बनेगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल टाटा ग्रुप के साथ मिलकर गुजरात में बनेगा। तो ये हमारा सेट 1 था। जीपीएससी में जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं अभी गुजरात पर फोकस कर रहे हैं कंप्लीटली। बहुत जल्दी मैं सेट 2 लेकर आऊंगा आपके बीच। ये सेट आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइए। और मैं आपको बता दूं हमारे जो स्मार्ट कोर्सेज हैं, बहुत ही शानदार कोर्सेज हैं, इनकी मदद से आप तैयारी कर सकते हैं। काफ़ी डेप्थ कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है और बहुत ही ज़्यादा जो मोटिवेटेड और सीरियस एस्पिरेंट है उनके लिए हैं। डाउट क्लियरिंग फैसिलिटी भी है, आपको पीडीएफ भी मिलेगा हर वीडियो का, ऑडियो या क्विज, असेसमेंट, सब कुछ काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव स्मार्ट कोर्स हैं। अपडेशंस बहुत ज़्यादा मिलते हैं, हर रोज़ नए नए वीडियोस मिलते हैं। तो इनको खरीदने में आप देरी मत करिए अगर आप इसी ईयर के एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो studiiq.com हमारी वेबसाइट विजिट करिए या फिर आप हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। बड़ी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और एक वीडियो को आप कितनी भी बार देख सकते हैं, राइट? तो मिलते हैं फिर बहुत जल्दी सेट नंबर 2 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।